मैं यहाँ पुलिस में काम करता हूँ और हमेशा किसी न किसी केस में उलझा हुआ रहता हूँ। लेकिन इस बार मेरे हाथ जो केस लगा था, मैं उसे जल्द से जल्द निपटा देना चाहता था। यहाँ पर नशा तस्करी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है और मुझे पहले से ही अंदाज़ा लग चुका था। किसी और राज्य से नशा तस्कर यहाँ नशा पहुँचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो छिपकर रहते होंगे। हमने कुछ घरों में छापा मारा था, लेकिन नशा तस्कर असल में कौन है वो पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते हुए एनकाउंटर में 3 लोग मारे गए और चौथा बचकर भाग निकला था। हमने पूरे के पूरे इलाके को सील कर रखा है और मुझे अंदाज़ा है इस हफ्ते तक हम उसे ढूंढ लेंगे, जिंदा या मुर्दा। लेकिन वो कहाँ पर छिपा हुआ है ये पता लगाना एक बहुत मुश्किल वाला काम था। उसके साथ कई लोग मिले हो सकते हैं, इसीलिए हमें गांव-गांव जाना था। लोगों से पूछना था कि आपके गांव में छिपने की कौन सी जगह है, क्या यहाँ कोई बंद पड़ा घर है जहाँ कोई छिप कर रह सकता है। इसी सिलसिले में मैं इस गांव में पहुंचा था और मुझे देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। गांव में अगर कोई पुलिस वाला आ जाए तो लोगों के आंखों में डर जायज़ है। उन्हें लगने लगता है उनके गांव में किसी ने कुछ गलत किया होगा, तो वो आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं। लेकिन मैंने गांव वालों को समझाया, देखिए मैं किसी को पकड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। बस मुझे ये जानना है कि आपके गांव में कोई ऐसा अनजान आदमी है जो यहाँ का रहने वाला नहीं है, जो यहाँ छिपा हुआ है। क्या आप में से किसी ने किसी अनजान को देखा है? काफ़ी लोग जानकारी दे रहे थे, लेकिन मुझे जिसकी जानकारी चाहिए थी ये हुलिया वैसा नहीं था। एक तो ये गांव बीहड़ में बना हुआ था, हर एक घर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था। फिर मैंने गांव वालों से ये पूछा, चलिए छोड़िए, मुझे क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके गांव में बंद पड़े कितने घर हैं जहां पर कोई छिप सकता है? मुझे उन घरों की तलाशी लेनी होगी। गांव वाले एक एक करके अलग अलग घरों की जानकारी देते जा रहे थे। जब उन घरों के दरवाज़ों को खोला गया, कुछ तो जर्जर मकान थे, कुछ ऐसे घर थे जो बहुत लंबे समय से बंद पड़े थे और उनके अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े थे। कोई भी अनजान आदमी वहाँ रह नहीं सकता था। उसके बाद जैसे जैसे शाम होते होते घर खत्म होते चले गए, मुझे लगा इस गांव में शायद कोई नहीं मिलने वाला। वैसे भी लगभग गांव के रहने वाले हर एक आदमी से मैं मिल चुका हूं, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने अनजाने में मुझे वो कहा जो कोई भी उसे बोलने देना चाहता नहीं था। उसने कहा, अरे वो पुरानी हवेली भी तो बंद पड़ी है। जब उसने ये कहा था, मुखिया ने उसे टोकना शुरू कर दिया, अरे चचा चले जाओ, बूढ़े हो गए हो, क्या बोलते रहते हो, सोचा तो करो क्या बोल रहे हो। बाकी गांव वाले भी उस बूढ़े को चुप करवाने में लग चुके थे। लेकिन मैं एक पुलिस वाला हूं, जब मुझे किसी पर शक होने लगता है ना, मैं उसकी तहकीकात अच्छी तरह से करता हूं। मैंने मुखिया को कहा, मुखिया जी छोड़िए उन्हें बताने दीजिए, कुछ तो ऐसा पता है उन्हें जो आप मुझे नहीं बता रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी चुप था, कुछ बोलना नहीं चाहता था। बाकियों ने उसे चुप करवा दिया था। फिर मैंने मुखिया जी की तरफ देखा। मुखिया जी वो कुछ बताने वाले थे। बताइए वो क्या बताने वाले थे? मुझे अब आप सब पर शक हो रहा है, और आपको पता है जब किसी पुलिस वाले को किसी पर शक हो जाता है वो उसका पीछा करता रहता है। आप मुझे मजबूर मत कीजिए सच जानने के लिए, खुद ही बता दीजिए। फिर उस मुखिया ने मुझे बताना शुरू किया, और बताने से पहले उसने बाकियों को घर जाने के लिए कह दिया था। वो नहीं चाहता था कि उन लोगों को पता लगे जिन्हें अब तक बताया नहीं गया है। मुखिया बेवजह बात को ज़्यादा बढ़ा रहा था। मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया, शायद ये उस नशा तस्कर के बारे में ही बताने वाला है। शायद गांव वाले ज़्यादा डरे हुए हैं। लेकिन फिर मुखिया ने वो बात बताई जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुखिया ने कहा, इस गांव से थोड़ी दूरी पर बिल्कुल बीहड़ में एक पुरानी हवेली है, वो हमेशा बंद रहती है। वहाँ उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता, और मैं कहूँगा आप भी वहाँ पर मत जाइए। मैंने कहा, मुखिया जी
क्या वो बूढ़ा आदमी ये बात बताना चाहता था? मुखिया ने कहा, हाँ जी, यही बताना चाहते थे वो, और मैं नहीं चाहता था आपको उस हवेली के बारे में पता लगे। मैंने कहा, हवेली के बारे में पता ना लगे? ऐसा क्या है उस हवेली में? क्या आपको शक है कि नशा तस्कर वहां हो सकता है? मुखिया ने कहा, जी नहीं, नशा तस्कर छोड़िए, वहां कोई इंसान नहीं हो सकता। आपको नहीं पता, वो जो हवेली है ना, वो भूतिया है, उसे वाड़ा कहा जाता है। वहां किसी समय कई परिवार रहा करते थे, लेकिन अब कोई इंसान उस हवेली के आसपास फटक भी नहीं सकता। मुझे बहुत ज्यादा मायूसी हुई। फिर मैंने मुखिया को कहा, चलिए मुखिया जी, मुझे वो हवेली दिखाइए, बाहर से झांक कर देख लूंगा, मुझे अंदाजा हो जाएगा उसके अंदर कोई है या नहीं। मुखिया ने साफ मना कर दिया और अपनी बाजू आगे की तरफ बढ़ाकर कहने लगे, लगा दीजिए जी हथकड़ियां, ले जाइए मुझे पुलिस स्टेशन, लेकिन मुझे उस हवेली में जाने के लिए मत कहिएगा। जो भी वहां जाता है जिंदा नहीं बचता है। मारना चाहते हैं तो यहीं मार दीजिए, हवेली में जाकर मरना नहीं चाहता मैं। मुखिया के चेहरे पर डर देखा था मैंने। क्या पता किस चीज से डर रहे हैं, या सच में चक्कर भूत का ही है। मैंने मुखिया को कह दिया, चलिए ये बता दीजिए कि वो हवेली किस तरफ है, मैं खुद ही जा आऊंगा। शाम का वक्त हो चुका था। उस बीहड़ में मैं आगे बढ़ता जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा दूर, गांव से बहुत ज्यादा बाहर, बिल्कुल खाली जगह पर वो बड़ी हवेली बनी हुई थी, जो बिल्कुल सही सलामत थी। लेकिन वहां अंधेरा बहुत ज्यादा था, क्योंकि रात का वक्त हो चुका था। पहले तो मैं सोच रहा था हवेली के अंदर देखूं, लेकिन अंधेरा होने के कारण मैंने उस हवेली को दूर से देखा, और देखने में इतना साफ था, अगर वहां पर कोई छिपना चाहे तो आसानी से छिप सकता है। गांव वालों को बिल्कुल पता नहीं लगेगा। लेकिन ये समय सही नहीं रहेगा उस हवेली के अंदर जाने के लिए। मुझे अपने साथ कुछ और लोग चाहिए होंगे। अगर सच में कोई अंदर हुआ तो मेरे लिए मुसीबत बढ़ सकती है। मैं उस हवेली से दूर निकल आया था, वापिस गांव में, जहां पर मैंने अपनी मोटरसाइकिल लगाई हुई थी। और उसके बाद मैं गांव से निकला, वापिस पुलिस स्टेशन आ चुका था। लेकिन मेरे दिमाग में उस हवेली की चर्चा घूमे जा रही थी। मैंने रात के वक्त रिपोर्टिंग दी, उसके बाद मैं घर की तरफ निकल आया। जब मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाया करता था, तब मैं केस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा करता था। अगले दिन जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, सबसे पहले मैं उस हवेली के बारे में जानना चाहता था। मैंने सोचा हुआ था किसी कांस्टेबल को अपने साथ लूंगा, उसके बाद उस हवेली को अच्छे से खंगालने के लिए जाऊंगा। ऐसी जगह पर हमें बहुत कुछ मिल सकता है। हो सकता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो उसी हवेली में छिपा हुआ हो। लेकिन जब मैंने कांस्टेबल से बात की कि तुम मेरे साथ चलोगे, उस गांव में एक पीछे हवेली है, वो घबरा गया। वो वहां जाना ही नहीं चाहता था और उसने कोई बहाना लगा दिया। उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन इंचार्ज से बात की और उन्हें बताया कि बीहड़ में बनी हुई एक पुरानी हवेली है, हमें उस हवेली को जांचने के लिए जाना चाहिए। तब इंचार्ज मुझे कहने लगे थे, छोड़ दो उस हवेली को, वहां पर कोई नहीं होगा। मैंने कहा, सर मैंने अभी देखी नहीं है, एक बार देख लूं उसके बाद मैं भी यही कहूंगा। लेकिन इंचार्ज मुझ पर दबाव बना रहे थे कि उस हवेली में मत जाना। मुझे पहली बार उनकी बातें ऐसी लगीं जैसे वो कुछ छिपा रहे हैं। मुझे अब उन पर भी शक होने लगा था। किसी ने पहले ही मुझे टिप दी थी कि यहां पर जो नशा तस्करी चल रही है उसमें कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए हो सकते हैं। हो सकता है यहां पर कुछ पुलिस वाले हों जो मिले हुए हों, इसीलिए उस हवेली में जाने से मुझे रोका जा रहा है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं वहां पर जाकर रहूंगा। जब मैंने अपने साथी इंस्पेक्टर से बात की, तब उन्होंने मुझे कह दिया था, अगर तुम उस हवेली में गए तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। उस हवेली के बारे में कुछ कहा नहीं जाता, उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता, तुम चुप ही रहो। मैं जानना चाहता था हर कोई मुझे उस हवेली के पास जाने से रोक क्यों रहा था। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता तब तक मैं रुकने वाला नहीं था। फिर मुझे एक पुराने कांस्टेबल मिले
जो लगभग 30 सालों से यहां पर मौजूद हैं। उन्हें शायद उस हवेली के बारे में कुछ पता होगा जो मुझे पता नहीं है। मैंने कांस्टेबल से बात की और उन्होंने मेरी सारी शंका दूर कर दी। कांस्टेबल कह रहे थे कि उस हवेली का इतिहास बहुत ज़्यादा बुरा है। पिछले कई सालों से वहाँ बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जो कि हर पुलिस वाले के लिए गले की हड्डी बन जाती है। कुछ ऐसे जुर्म हुए, कुछ लोग गायब हुए, कुछ का कत्ल हुआ जो उस हवेली से जुड़ा हुआ था। और कमाल की बात यह है, जिसे उस हवेली का केस मिला वो भी बच नहीं पाया। इसीलिए तुम भी उस हवेली से दूर रहो। मैंने कांस्टेबल से पूछा, अगर वो हवेली के साथ इतना जुर्म जुड़ा है फिर तो उस हवेली की पड़ताल करनी चाहिए। कांस्टेबल ने कहा था, साधारण मकानों की पड़ताल की जाती है, साधारण इमारतों की पड़ताल की जाती है, लेकिन जिसके साथ ऐसी मनहूसियत जुड़ी होती है उसकी पड़ताल नहीं की जाती। दूर रहो उससे, समझ नहीं रहे। मैंने उस कांस्टेबल से पूरी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उनके पास भी पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा जो मेरे सीनियर हुआ करते थे वो फाइल्स उनके पास होंगी, तुम्हें पुलिस स्टेशन में भी वो फाइल नहीं मिलेगी। सीनियर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, उस तरफ कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा, वो गांव से सभी ज़्यादातर दूर रहना पसंद करेंगे। जब हवेली के पास कोई जाएगा नहीं तो दुर्घटना होगी नहीं। बस इतना पता है मुझे, बाकी वो घटनाएं कैसी हुई उसकी जानकारी तो तुम्हें शायद गांव वाले बता सकते हैं। मुझे फिर से गांव जाना पड़ा। वक्त दोपहर का हो चुका था। उसके बाद मैं सख्ती से बात करने लगा। मुखिया के पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन गांव में कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास पूरी जानकारी थी। जब मैंने उनसे पूछना शुरू किया उन्होंने मुझे जानकारी देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा 20-22 साल पहले उस हवेली में किसी तरह की बीमारी फैली थी। उस बीमारी ने वहाँ सभी को बहुत परेशान किया और धीरे धीरे सभी लोग मरने लगे। वो हवेली नहीं, एक वाड़ा था। कई अलग अलग परिवार वहाँ पर रहा करते थे। जब सब मरने लगे तो लोग वहाँ से भागने लगे, लेकिन बचा कोई नहीं था। फिर सबको पता लगा कि वहाँ पर एक पिशाच आया है और वो बीमारी पिशाच के कारण वहाँ पर फैली है। एक दूसरे पर शक किया जा रहा था, लेकिन तब तक बहुत कम लोग बचे थे। जितने बचे, गांव वालों ने उन्हें पकड़कर मारना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। कई तांत्रिक जादूगर मिलकर यहाँ पर आए थे और जो परिवार वाले बचे थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। कोई नहीं बचा और जो भी मरा उसकी लाश कहाँ गई किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं लाशों को बहुत दूर जलाया गया, दफनाया गया या फेंका गया ताकि उनकी लाशों से भी वो बीमारी दोबारा से ना निकल पाए। जबकि कुछ लोग कहते हैं वो पिशाच अब भी जिंदा है और वो पिशाच उस हवेली में है जो कि सभी की सभी लाशों को खा गया, लेकिन उसे उस हवेली के अंदर बंद कर दिया गया। वो हवेली से बाहर नहीं आ सकता। इतनी सारी कहानियां सुनने के बाद मुझे इतना तो साफ हो गया था, अगर इतनी ज़्यादा कहानियां बनी हैं तो कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है। कोई बीमारी, मन का वहम, पिशाच नाम का कोई ऐसा बुरा इंसान जो सबको मारना चाहता था, और अब तक वो बचा नहीं होगा। अगर उसे हवेली में कैद किया गया वो अब तक तो मर चुका होगा। शाम होते होते गांव वालों से बहुत ज़्यादा कहानियां सुन ली थी मैंने, और मुझे लगा था अब मुझे उस हवेली में तो जाना ही होगा। कहानियों से बात बनने वाली नहीं। एक बार उस हवेली के अंदर पड़ताल कर लूं, पता चल जाएगा कोई रहता है या नहीं, और इसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं। दरवाज़ा खोलूंगा, अंदर झांकूंगा और मास्क पहनकर जाऊंगा। मैं नहीं चाहता मुझे किसी तरह की चमड़ी की कोई बीमारी हो। और वैसे भी जो बीमारियां होती हैं वो या तो बैक्टीरिया से या वायरस से होती हैं, और कोई भी बीमारी किसी घर में इतने लंबे समय तक बची नहीं रह सकती। इसीलिए शाम के वक्त मैंने टॉर्च ली। उसके बाद कुछ चाबियां थी। घर का ताला मुझे खुद ही खोलना था। मैंने गांव वालों को बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं उस तरफ जा रहा हूं। बाइक मैंने काफ़ी दूर लगा दी थी।
लेकिन उस हवेली से बाहर निकलकर अगर मैं 100 मीटर चलता तो बाइक बड़ी आसानी से ढूंढ सकता था, लेकिन किसी और को वो बाइक नहीं मिलती। फिर मैं हवेली के दरवाजे के सामने था। अंधेरा अब तक हुआ नहीं था। चाबियों को मैं लगाने लगा क्योंकि ताला ज्यादा बड़ा था, लेकिन एक शातिर चोर से मैंने सीखा था कि किसी भी ताले को कैसे खोला जा सकता है। माना यह बात गलत थी, लेकिन जिस पशोपेश में मैं फंसा हुआ था उसके लिए इस ताले को खोलना ही था, वरना हो सकता है हवेली के अंदर घुसने का और भी कोई रास्ता हो। 20 मिनट लगे मुझे। मैंने उस ताले को खोल लिया था। उसके बाद मैं हवेली के अंदर था और जो पहला दृश्य मुझे नजर आया उसने मुझे झकझोर कर रख दिया था। दीवारों के ऊपर खून के निशान थे। हाथ जो खून से सने हुए होंगे, दीवारों पर उन हाथों के निशान थे, और कोई भी दीवार ऐसी नहीं होगी जहां पर ऐसा कोई निशान ना हो। खुरचने के निशान थे, हथियारों से शायद दीवारों पर वार किया होगा, और कई जगह ऐसी थी जहां दीवार को तोड़ने की कोशिश की गई थी, जैसे दीवार को तोड़कर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि दरवाजों को बंद कर दिया गया था, खिड़कियों को बंद कर दिया गया था, कोई बाहर भाग नहीं पाया था। कहानी के अनुसार शायद ऐसा हुआ हो यहां पर। जब मैं आगे बढ़ रहा, वहां सामान अब भी वैसा का वैसा ही पड़ा था। ना तो लकड़ी के किसी सामान को घुन लगा था, ना दीमक लगा था। लोहे का सामान भी वैसा का वैसा। सीलन के कारण वैसे लोहे को जंग आ जाता है, लेकिन यहां जंग खाई लोहे की कोई भी चीज नहीं थी। फिर मेरा ध्यान छत की तरफ पड़ा। हवेली बहुत ज्यादा बड़ी थी और मैंने छत पर भी खून से सने हाथ के निशान देखे। मैं सोच में पड़ा हुआ था। जो ये हॉल था उसकी छत लगभग 20 फुट ऊंची होगी, लेकिन खून से सने हाथ ऊपर लगाने की कोशिश किसने की होगी और ये किया कैसे गया होगा, मुझे उत्सुक कर दिया था। अब वहां जो मिट्टी से सनी हुई तस्वीरें थी, उनकी मिट्टी को मैं साफ करने लगा। मैं ज्यादातर फर्श पर ध्यान रखे हुए था। मिट्टी पर मेरे पैरों के निशान छप नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था यहां पर मिट्टी को साफ किया गया है। जब ये देखा मैंने, मैं और ज्यादा चौकन्ना हो गया था। गांव के लोग तो कह रहे थे कि हवेली में कोई नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा है तो यहां मिट्टी होनी चाहिए। मैं चल रहा हूं तो मेरे पैरों के निशान छपने चाहिए, लेकिन ऐसा यहां पर कुछ नहीं हो रहा था। इसीलिए बड़े ध्यान से अलग अलग कमरों को मैं देखना चाहता था। कोई यहां पर छिपा है या नहीं, सबूत इकट्ठा करना चाहता था। जब मैंने पहले कमरे को देखा, वहां बेड लगा हुआ था। मैंने उस बेड पर मट्टी का एक कण तक नहीं देखा, और उसके ऊपर बिछाई गई चादर सिलवटों से भरी पड़ी थी। ऐसा लगा जैसे कुछ ही दिन पहले वहां पर कोई लेटा हो। हो सकता है जो भगौड़ा है वो इस हवेली में छिपा हो। ऐसा भी हो सकता है इस समय भी वो यहां पर मौजूद हो। जब ये बात मेरे दिमाग में घूमी, मेरा हाथ रिवॉल्वर की तरफ गया, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी रिवॉल्वर मैं बाहर नहीं निकाल सकता। अभी मुझे इस हवेली को अच्छे से देखना है। जरा भी शक पड़ा तो मैं रिवॉल्वर बाहर निकालूंगा, और अगर कोई सामने दिखा तो मैं उसकी तरफ तान दूंगा। भूत प्रेत की कहानियों पर मैं यकीन नहीं करता। मुझे लग रहा है यहां कोई जिंदा इंसान मौजूद है। बेडरूम की छत पर भी खून से सने हुए हाथ के निशान थे, लेकिन तभी धप 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 की आवाज आई। यह आवाज छत से आई थी। ऐसा लगा जैसे छत पर कोई मौजूद है। मेरा हाथ सीधा रिवॉल्वर पर गया। मैंने रिवॉल्वर को बाहर निकाला और अब मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने जूते उतार दिए थे ताकि मेरे जूतों की आवाज ना आए। जो यहां छिपा है उसे बाहर निकालना होगा। यह साफ साफ चलने की आवाज थी। हवेली के ऊपरी मंजिल पर 3 कमरे थे और तीनों कमरों के दरवाजे खुले थे। मैं नीचे फर्श को देख रहा।
अगर कोई भागा है तो पैरों के निशान होने चाहिए, लेकिन मिट्टी को पूरी तरह से साफ किया गया था, इसीलिए कोई किस तरफ गया है मुझे पता नहीं चला। लेकिन क्योंकि आवाज सुनते ही मैं बाहर की तरफ आया। वहां दूसरी मंजिल से नीचे उतरने का एक ही रास्ता था। ये सीढ़ियां, जिन सीढ़ियों को चढ़कर मैं आया हूं, और दूसरी तरफ जाता हुआ मुझे कोई नजर नहीं आया। यानी इन्हीं 3 कमरों में होगा जो यहां पर चला था या कहूं भागा था। थोड़ा आगे बढ़ा, पहले कमरे को देखा। दरवाजे को बड़े धीरे धीरे खोला मैंने। दरवाजे के पीछे कोई नहीं था और कमरा भी पूरी तरह से खाली था। फिर मैं दूसरे कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दूसरे कमरे को दूर से देखा मैंने। पैर से दरवाजे को पूरा खोल दिया। खाली कमरा था, छिपने की कोई जगह नहीं थी। तीसरे कमरे की तरफ गया मैं, और तीसरे कमरे में बहुत ज्यादा कचरा पड़ा था। डिब्बे पड़े थे, लिफाफे पड़े थे, जैसे कोई यहां रहता हो। ये डिब्बे नए नहीं लग रहे थे। हो सकता है इसमें खाना हो या पुरानी चीजें रखी गई हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने पैर मारा, दरवाजे को पूरी तरह से खोलना चाहता था, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। सामने तो कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पीछे कोई हो सकता है। फिर से मैंने जोर से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन पीछे कुछ तो आ रहा था, जिस कारण दरवाजा खुल नहीं रहा था। मैंने आवाज लगाई, तुम जो भी हो, दरवाजे से बाहर निकल आओ। देखो, अगर मैं उस तरफ आया, मेरे पास रिवॉल्वर है, मैं गोली चला सकता हूं। इसीलिए अगर तुम्हारे पास कोई हथियार है तो चुपचाप बाहर निकल आओ। लेकिन कोई भी दरवाजे से बाहर नहीं आया। उसके बाद फिर से मैंने चेतावनी दी, मैं अंदर आ रहा हूं, देखो खुद ब खुद बाहर आ जाओ। कोई बाहर नहीं आया। अब भी कुछ ना कुछ दरवाजे के पीछे था, और मुझे लगा ये वही होगा, क्योंकि कोई यहां से भागा था। अब छिपने की एक ही जगह बची है, दरवाजे के पीछे। वो जो भागा था वो दरवाजे के पीछे है। जैसे ही मैं कमरे में गया, रिवॉल्वर तान दी थी मैंने दरवाजे के पीछे। मुझे लगा था कोई छिपा होगा, लेकिन पीछे कुछ कपड़े टंगे थे दरवाजे के, और एक थैला कपड़ों से भरा हुआ था। इसी कारण दरवाजा पूरी तरह से खुल नहीं रहा था। इस कमरे में भी कोई मौजूद नहीं था, और फिर मैं हैरान परेशान हो गया। अरे, भागने की आवाज तो आई थी, ऐसा लगा कोई ऊपर है, लेकिन यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भौंचक्का सा हो गया था, और उसके बाद मैं फिर से नीचे आया। इधर उधर झांकने लगा और अंदाजा लगाने लगा कि यह आवाज कहां से आई हो सकती है। कभी कभी आप किसी और जगह आवाज करते हैं तो दीवारों और छत के जरिए वो आवाज थोड़ा दूर सुनाई दे जाती है, और आपको लगता है अरे कोई पास में है, लेकिन वो दूर होता है। कहीं यहां भी वैसा तो नहीं हुआ। हवेली बहुत ज्यादा बड़ी थी। ये 3 से 4 मंजिला हवेली थी। कमरे बहुत सारे थे, छिपने की जगह भी बहुत बड़ी थी, लेकिन अब तक मुझे कोई मिला नहीं था, सिर्फ आवाज सुनाई दी थी। मैं अब नीचे वाले एक कमरे को देखना चाहता था, तभी एक आवाज आई, टक 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 टक। यह आवाज ऊपर से आ रही थी, और पक्का कोई ना कोई तो आवाज कर रहा था। रिवॉल्वर को सामने की तरफ तानते हुए मैं सीढ़ियों की तरफ जा रहा। आवाज बंद नहीं हो रही थी। टक 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 टक। कोई तो था ऊपर। मैंने दाईं तरफ वाले वो 3 कमरे देखे हैं। बाईं तरफ अब मैं जाना चाहता था। मुझे लगा हो सकता है वो भागकर बाईं तरफ छिप गया हो, जिसने आवाज की थी वो उसी तरफ होगा। धीरे धीरे ऊपर जाते वक्त घबराहट हो रही थी मुझे, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हो रही थी, इसीलिए मेरा काम काफी ज्यादा आसान हो गया। अगर सामने से आवाज ना हो तो आपको पता नहीं होता कि जो है वो कहां है। अब पूरी तरह से अंदाजा था। मैं दीवार के साथ सटकर उस कमरे के अंदर देखना चाहता था जहां से ये आवाज आ रही थी। मैंने जैसे ही अंदर झांका, सामने वाली खिड़की हवा के कारण बार बार खटखटाई जा रही थी, और ये आवाज उसी की थी। ठक 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 ठक। पर्दे भी हिल रहे थे, वो खिड़की भी हिल रही थी। फिर मुझे लगा उस खिड़की को बंद करना चाहिए,
अचानक हवा चलनी शुरू हो गई है, तभी ये आवाज आना शुरू हुई है। मैंने उस खिड़की को बंद कर दिया था। जब मैं पीछे मुड़ने वाला था, ढम की वो आवाज आई जिसने मुझे डरा कर रख दिया। गलती से मुझसे गोली चलने वाली थी। मैंने देखा पीछे वाली दीवार से एक बड़ी तस्वीर नीचे गिरी है। वो मिट्टी से सनी हुई तस्वीर नीचे गिरने के कारण मिट्टी झड़ चुकी थी उसकी और साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो तस्वीर किस चीज की थी मुझे पता नहीं चल पा रहा। 20 से 30 साल पुरानी वो तस्वीर किसी इंसान की नहीं थी। हो सकता है तस्वीर को किसी इफेक्ट के जरिए बनाया गया हो। वो धड़ तो इंसानी ही था, बिना कपड़ों के, लेकिन वो सर किसी जानवर का होगा। ये तस्वीर ही लगती है, लेकिन ऐसी तस्वीर कैसे खींची गई होगी? शायद किसी ने मुखौटा लगाया लगता है, लेकिन इस तरह से बेडरूम में कोई बिना कपड़ों के किसी की तस्वीर क्यों लगाएगा, वो भी ऐसा मुखौटा पहने हुए? वो तस्वीर को मैं टांगना चाहता था दीवार पर। दीवार पर कील का कोई छेद ही नहीं था। मैं उस तस्वीर को पकड़े हुए ये सोच रहा था, ये तस्वीर यहां टंगी कैसे होगी, किस चीज से टांगी गई होगी। वो तस्वीर में पीछे की तरफ एक छेद था, लेकिन दीवार में कोई कील नहीं, कोई छेद नहीं। तस्वीर टंगी थी तो कैसे टंगी थी मुझे अंदाजा तक नहीं लगा, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगी थी। रात हो चुकी थी और मैं जल्द से जल्द हर एक कमरे को देखना चाहता था, लेकिन मैं जल्दबाजी भी दिखाना नहीं चाहता था। अगर किसी से ऐसी कोई गलती हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। अब मन में शंका यह भी उभरने लगी थी, ऐसा तो नहीं ये घर सच में भूतिया है? जब मेरी जबान पर ये शब्द आए थे तो मेरे दिमाग ने मुझे समझाना शुरू कर दिया था, अगर पुलिस वाले भूतों पर यकीन करने लगे तो मुजरिम हमारी आंखों के सामने से भाग जाएंगे और हम डरते रह जाएंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बाहर निकलकर अलग अलग कमरों में झांका और हर एक कमरे में जब मैं पहुंचता कुछ न कुछ गिरता, लेकिन उन कमरों में कोई मौजूद नहीं था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था इस हवेली में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मुझे नहीं लगता यहां कोई छिपा हुआ है और ना छिप सकता है। ये जगह हो सकता है भूतिया हो, या ये चीजें ऐसी टिकाई गई हैं कि समय समय पर अपने आप गिर रही हैं। क्या हो सकता है? मेरा दिल कह रहा था कि मैं इस हवेली से जल्द बाहर निकल जाऊं, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था मुझे यहां अभी रुकना चाहिए, और मैंने दिमाग की सुनी थी। फिर एक आखिरी कमरा था और मुझे लगा कि बस उस कमरे को देखने के बाद मैं इस हवेली से बाहर निकलता हूं। लेकिन जब मैं उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था, मुझे दो चमकती हुई आंखें नजर आईं। कोई बाहर की तरफ झांक रहा था आधा सर निकालकर, और मैंने टॉर्च भी उस तरफ की और रिवॉल्वर भी उस तरफ की। अब वो सर एक झटके से पीछे की तरफ चला गया और मैंने आवाज लगाकर कहा, तुम छिपना चाहते थे, छिप नहीं सकते। अब मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम उस कमरे में हो, जल्द से जल्द बाहर निकल आओ। अगर मैं अंदर आया, हो सकता है गलती से मुझसे गोली चल जाए, इसीलिए तुम्हें खुद ब खुद बाहर आना होगा। कोई बाहर नहीं आया। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ उसे एक और चेतावनी देना चाहता था, बाहर आ जाओ, देखो अगर मैं अंदर आया गलती हो सकती है, खुद ब खुद बाहर आ जाओ। कोई भी बाहर नहीं आया और फिर मैं झटके से उस दरवाजे को अंदर की तरफ खोलते हुए जब कमरे के अंदर पहुंचा, ना कोई दरवाजे के पीछे छिपा था और ना ही छिपने की कोई और जगह थी। पूरा का पूरा कमरा खाली। वहां तो एक खिड़की भी नहीं थी जहां से कोई भाग पाता। मैंने अपनी आंखों से देखा था कोई झांक रहा है, और फिर से मुझे वैसा ही आधा सर अब बाहर से नजर आया, इस कमरे के बाहर जैसे कोई हो। मैंने रिवॉल्वर उस तरफ तान दी। उसके बाद मैंने आवाज लगाई, जल्दी से सामने आ जाओ, लेकिन वो सर पीछे की तरफ हो गया। जब मैं भागकर बाहर पहुंचा तो बाहर कोई नहीं था, और तब मुझे लगने लगा कुछ तो गड़बड़ है। मुझे सर नजर आ रहा है लेकिन इंसान नजर नहीं आता। फिर मेरे कान में आवाज आई, मैं यहीं तो हूं। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, पीछे एक काले रंग का आदमी खड़ा था, जैसे कपड़ा हो।
पूरा का पूरा शरीर कपड़े से ढका हुआ, और मैं देखते ही इतना ज़्यादा डर गया कि रिवॉल्वर मेरे हाथ में थी। और पुलिस में हमें सिखाया जाता है जब हमें खतरा बहुत ज़्यादा बड़ा लगे तो उस तरफ गोली चलानी चाहिए। मैंने उसके ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया। वो जैसे गायब हो गया हो। वो कपड़ा था जो ऊपर की तरफ उठा जैसे कोई उसके अंदर हो, लेकिन जो अंदर था वो गायब हो गया और कपड़े में कई छेद हो चुके थे और कपड़ा नीचे गिरा। मैंने जब उस कपड़े को उठाया, उसमें छेद देखने के बाद ये साफ था कुछ था उसके बीच, और वो मेरी आंखों के सामने गायब हुआ है। पक्का ये हवेली भूतिया है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। और इससे पहले कि मुझे कोई खतरा हो, मुझे यहां से भागना चाहिए। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त मुझे पीछे से चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे 15 से 20 लोग हों, वो चीख रहे हों। लेकिन अब मैं इस हवेली में रुकना नहीं चाहता था। जब मैं दरवाजे तक पहुंचा, हवेली का दरवाज़ा बंद था। मैंने उसे अंदर की तरफ खोलने की कोशिश की, वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। उसके बाद मैंने उसे धकेलना चाहा, ना वो दरवाज़ा बाहर की तरफ खुल रहा और ना ही पहले की तरह अंदर की तरफ खुल रहा। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा हिलाया, उसके बावजूद दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और वो चीखने की आवाज़ें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। अब सन्नाटा घिर चुका था। मैंने फिर रिवॉल्वर की कुछ गोलियां चलाई ताकि आगे जो कुंडा लगा है वो टूट जाए। उस दरवाजे में कई छेद हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो दरवाज़ा खुला नहीं। और रिवॉल्वर में सिर्फ 6 ही गोलियां होती हैं। गोलियां खत्म हो चुकी थी और मुझे अंदाज़ा तक नहीं लगा कि अगर कोई मेरे सामने आ गया फिर मैं क्या करूंगा। मैंने रिवॉल्वर को वापस कवर में डाल लिया था और उसके बाद कुछ कदम मैंने पीछे की तरफ हटाए। अब अपने आप उस हवेली में हवा चलने लगी थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर अलग अलग कमरों से सर बाहर की तरफ निकल रहे, जैसे उन कमरों से बाहर की तरफ कोई झांक रहा हो। हर एक चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। वो सफ़ेद सी आंखें, वो लहराते हुए बाल, और हवेली में अपने आप हल्का हल्का धुआं हो चुका था। माहौल बहुत ज़्यादा डरावना था, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा। फिर वो सर दोबारा अंदर की तरफ हुए। मैं तो दरवाजे के करीब था कि किसी तरह से दरवाज़ा खोलूं और बाहर चला जाऊं। उसके बाद सामने से मुझे 4 परछाइयां नजर आईं, जैसे वो कपड़े जिन पर मैंने गोलियां चलाई थी बिल्कुल उसी तरह से। वो चारों मेरी तरफ झपट्टा मार रहे थे और मैंने अपने कंधों को आगे की तरफ करके कोहनियां नीचे की तरफ की और अपनी हथेलियों को समेट कर मुक्का बनाया, लेकिन वो कपड़े मुझसे लिपट चुके थे। ये एक बड़ा ही अजीब सा हमला था। मुझे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द वो कपड़े लिपट चुके। जो उसमें मौजूद था वो गायब हो चुका था। जिसके बाद मैंने उन कपड़ों को अपने शरीर से निकाला और फिर झांकने लगा। फिर से वो चेहरे चौखट से थोड़ा बाहर की तरफ झांकते हुए दिखे मुझे। उनकी वो सफ़ेद आंखें जैसे मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था, लेकिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं डरा तो बच नहीं पाऊंगा। मुझे बचना है तो हिम्मत को बांधे रखना होगा। फिर मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। अगर नीचे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो ऊपर से कोई ना कोई तो होगा। मैं पहली मंजिल पर अब खिड़कियों को झांक रहा था। कोई खिड़की मिल जाए जिससे मैं बाहर निकल जाऊं, लटक कर या किसी भी तरह से। लेकिन इस हवेली की हर एक खिड़की सलाखों से पूरी तरह से बंद की गई थी। सलाखों के जरिए ना तो अंदर आया जा सकता था, ना बाहर निकला जा सकता था। दरवाजे को जैसे बाहर से बंद कर दिया गया था। मैं बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे। मैं अलग अलग कमरों की तरफ भाग रहा, लेकिन फिर से सीढ़ियों के सामने से जब मैं निकल रहा, एक कमरे से 5 लोग निकले। वो लाशों के समान थे। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उन्होंने मेरी बगल में अपनी बाजुओं को फंसाया और खींचते हुए सीढ़ियों पर घसीटते हुए मुझे दरवाजे पर दे मारा। मेरा दरवाजे पर सर टकराया था
और इतनी जोर से टकराया था कि मेरा सर घूमने लगा। लेकिन वो 5 लोग थे जो जमीन में समा गए थे। वो लाशें धरती के अंदर चली गई और मुझे चोट पहुंचा गई और उसके बाद दरवाजे के साथ सिमटा हुआ। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर मैं एक कमरे में गया और उसका दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे लगा था मैं एक कमरे के अंदर सिमट जाऊंगा और रात निकलने का इंतज़ार करूंगा, शायद मुझे कोई चोट ना पहुंचाए। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस कमरे में मैं दरवाजे के करीब बाहर की आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रहा। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद सरकने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई सांप पास में सरक रहा हो। और जब मैंने ध्यान से दरवाजे पर कान लगाकर ये आवाज़ को सुनना चाहा तो मुझे महसूस हुआ ये आवाज़ बाहर से नहीं आ रही है, ये आवाज़ कमरे के अंदर से आ रही है। कमरा पूरी तरह से खाली था। चारों दिशाओं में झांकने के बाद भी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो सरक रहा हो। फिर और ज़्यादा आवाज़ हुई। अब 2 सरकने की आवाज़ें आने लगी थी। मैंने फिर से इधर उधर देखा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा वो मुर्दा मुझ पर हमला तो नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ चुकी थी और जब मैंने चारों दिशाओं में दोबारा देखा तो फिर मुझे अंदाज़ा लगा ये आवाज़ थोड़ा दूर से आ रही है, शायद छत से। और जब मैंने ऊपर की तरफ झांका, छत से बाजुएं नीचे की तरफ लटकी हुई थी, जैसे कोई छत के ऊपर हो और बाजुओं से नीचे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं घबराया हुआ। 20 से ज़्यादा हाथ थे, नीचे की तरफ झपट्टा मारने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो बाजुएं ज़्यादा लंबी नहीं थीं और छत 12 फुट ऊंची थी। लेकिन वो दृश्य इतना ज़्यादा भयानक था कि मैं ज़मीन से सट चुका था, लेकिन सुरक्षित था तो मैं हिला नहीं। फिर वैसे ही हाथ जब दीवारों से निकलना शुरू हो गए, वो हाथ मुझे पकड़ना चाहते थे। मैं कमरे के बिल्कुल बीच में पहुंच चुका था। ना छत से वो हाथ मुझे छू सकते थे, न चारों दिशाओं में वो हाथ मेरे करीब पहुंच सकते थे, क्योंकि मैं कमरे के बिल्कुल बीचों बीच था। लेकिन जब जमीन से वो हाथ निकलने लगे, मैं समझ चुका था इससे पहले कि देर हो जाए मैं बाहर की तरफ भागता हूं। मैं चीख नहीं रहा था, क्योंकि यह हवेली गांव से इतनी ज्यादा दूरी पर बनी थी और गांव वाले इस हवेली के करीब आने से जिस तरह से डरते थे, मेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। इसीलिए मुझे खुद की मदद खुद ही करनी थी। मैं उस कमरे से किस तरह से बाहर निकला मैं बता नहीं सकता। कई बार वो हाथ मुझे नोचने के बेहद ज्यादा करीब थे, लेकिन वो 4 हाथ जो दरवाजे के इधर उधर थे, उन्होंने लगभग मुझे पकड़ ही लिया था। खरोंच मेरे शरीर पर लगी थी, लेकिन मैं उस कमरे से बाहर निकल पाया। सामने मुझे रसोई नजर आई और मैं सीधा रसोई की तरफ भागा था। रसोई में कुछ नोकीले चाकू पड़े थे। मैंने उन चाकुओं को अपने हाथ में ले लिया। कम से कम हथियार ना होने से हथियार का होना ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन उन चाकुओं से मेरा कोई फायदा होगा, मैं इस बात से अनजान था। मैं रसोई में सिमटा हुआ सिसकियां सुन रहा था। वो सिसकियां मेरे बेहद करीब से आ रही और जब मैंने उस तरफ झांक कर देखा, टॉर्च की रोशनी उस तरफ पड़ी तो एक छोटी लड़की होगी जिसकी उम्र 12 साल होगी। वो एक कोने में सिमटी हुई थी। वो रो रही थी, वो सिसकियां ले रही थी। मैं घबराया, एक बार रसोई से भागना चाहता था, लेकिन मुझे उस लड़की से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। मैं एक कोने में उसकी तरफ नुकीला चाकू किए हुए, मुझे नुकसान मत पहुंचाना, मुझे नुकसान मत पहुंचाना। मेरी आवाज भी मेरे गले से निकल नहीं रही थी। लेकिन सिसकियां लेते हुए वो लड़की कहने लगी, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं बस बचना चाहती थी, मैं बस बचना चाहती थी। मैंने उस लड़की को कहा, तुम भी भूत हो ना? उसने कहा, हाँ, मैं मर चुकी हूं, लेकिन मैं बचना चाहती थी और मैं यहां कैद हूं, मैं निकल नहीं सकती। लेकिन आप अभी जिंदा हैं, भाग जाइए, इस हवेली से भाग जाइए, इससे पहले वो आपको पकड़ ले। इस हवेली से भाग जाइए। मैंने रोती रोती कहा, मैं भागना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं, यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है, यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है।
फिर उस लड़की ने कहा, यहां से भागने का रास्ता ना खिड़कियों से है, ना दरवाजे से है और ना छत से है। इस हवेली से सिर्फ जमीन के रास्ते से ही भागा जा सकता है। जैसे कुछ लोग जो बच पाए वो भागे थे, आपको जमीन के रास्ते से भागना होगा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता मैं जमीन के रास्ते से कैसे भागूं। उस लड़की ने कहा, तहखाने के जरिए। इस हवेली के नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने के पास आपको खोदना होगा। आप नीचे वाली सुरंग तक पहुंच सकते हैं। उस सुरंग के जरिए आप आगे निकल पाएंगे। आपको सबसे पहले तहखाने में जाना होगा। उसने तहखाने की बात की थी, जबकि इस हवेली के तहखाने के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मैंने उस लड़की से पूछा, तहखाने में जाने का रास्ता क्या है? उसने पीछे की तरफ सरकते हुए कहा, ये नीचे का हिस्सा दीवार नहीं है, ये लकड़ी है। अगर आप इसे धकेलेंगे तो आपको सीढ़ियां नजर आएंगी। वो सीढ़ियों से आप तहखाने तक जा सकते हैं। तहखाने में भी वो आ सकते हैं, इसीलिए जल्दी कीजिए। तहखाने के सबसे पीछे वाले हिस्से में कुछ मिट्टी खुदी पड़ी है, आपको वहां पर खोदना होगा। वहां से नीचे वाली सुरंग से भागा जा सकता है। जितनी जल्दी आप खोदना शुरू करेंगे, काम उतना ज़्यादा आसान होगा। वो लड़की पीछे की तरफ सरकी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी तहखाने में जाने की। लेकिन जब वो खौफनाक चेहरे मेरे करीब आने लगे, मुझे पकड़ना चाहते थे और इस रसोई से भी वो हाथ निकलने लगे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो लड़की सरकी हुई थी तो मैंने धक्का दिया दीवार को, और वो दीवार नहीं, लकड़ी का दरवाज़ा था, रसोई के नीचे वाली स्लैब के पास। बड़े कमाल तरीके से यह तहखाना बनाया गया था। मैंने धकेल कर उस तहखाने के दरवाजे को खोल दिया। सीढ़ियों के जरिए फिसलता हुआ मैं नीचे पहुंचा था, क्योंकि सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा सीलन थी। शायद रसोई का पानी कहीं से लीक होता हुआ सीढ़ियों तक पहुंचता होगा, तो वहां बहुत ज़्यादा काई आई हुई थी। लेकिन तहखाने में लकड़ी की पुरानी चीज़ें पड़ी, और ये जादुई एहसास था कि यहाँ हल्की और मोटी हर तरह की लकड़ी, लेकिन दीमक मौजूद नहीं था, ना ही घुन लगा हुआ था लकड़ी को। लोहे को इसी तरह से देखा मैंने, चमकदार। लोहे को भी जंग नहीं लगा था। ये इस हवेली की शैतानी ताकत के कारण है, और अब पूरी तरह से यकीन कर चुका। मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना था। मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन उनकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहता था। मैं डरना नहीं चाहता था। मुझे सामने फावड़ा मिला। नीचे एक छोटा सा छेद नजर आया। फावड़े से मैंने खोदना शुरू कर दिया। ऊपर से उस लड़की के चीखने की, चिल्लाने की और कराहने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसी आवाज़ें जैसे वो लड़की उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। रुक जाओ, रुक जाओ, वो अनजान है, उसे जाने दो, वो परिवार का हिस्सा नहीं है, उसे नहीं मारना चाहिए, उसे नहीं मारना चाहिए। मैं मिट्टी को खोदे जा रहा था, और सीलन के कारण कमाल हो गया। मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम थी। मैं भारी मात्रा में मिट्टी को हटा पा रहा था। छेद बड़ा करता जा रहा था। मैंने बड़ा खड्डा खोद दिया था। उस लड़की ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। फिर नीचे मुझे लकड़ी का बड़ा सा बक्सा नजर आया, जैसे ये छत हो, ये सुरंग की छत होगी। ये सोचकर मैंने उस लकड़ी पर फावड़ा मारना शुरू कर दिया। लकड़ी के उस बक्से को ऊपर की तरफ से फाड़ डाला था मैंने, और वो बक्सा था ना कि सुरंग की छत। और नीचे मुझे एक लाश नजर आई। बड़ी अजीबोगरीब और भयानक लाश थी। मैं घबराया, और वो खड्डा इतना गहरा हो चुका था और सीलन इतनी ज़्यादा थी कि मैं उस खड्डे से बाहर निकल नहीं पा रहा था। वो लाश उठी और उसने मेरी टांग को पकड़ लिया। बाजुओं से उसने मुझे जकड़ लिया था। वो ताबूत था जिसमें उस लाश ने मुझे जकड़ा हुआ था, और मैं चीख रहा था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ, मैंने खड्डा खोदा, सुरंग कहाँ है, मुझे इसने पकड़ लिया, मेरी मदद करो। वो लड़की उस छेद के ऊपर थी, और उसके साथ बाकी प्रेत भी वहीं पर मौजूद। सब के सब मुस्कुराते हुए चेहरे थे, और तब मुझे धोखे का एहसास हो गया था। और फिर जिस लाश ने मुझे जकड़ा हुआ था, वो बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। 22 साल पहले मैं इस वाड़े में आया था। ये वाड़ा
जहां लगभग 12 परिवार रहते थे, लेकिन मैं उस परिवार का हिस्सा बन गया। किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि मैंने चेहरा बदला है। मैं उनके परिवार के सदस्य की तरह लगता हूं। धीरे धीरे उनका खून पीना मेरी आदत बन चुकी थी, लेकिन किसी को शक हो गया बीमारी का, और उसके बाद वो शक ने एक दूसरे की जान लेना शुरू कर दिया। मुझे भी जान लेनी पड़ी खुद को बचाने के लिए, लेकिन शक मुझ पर गहराता जा रहा था। और उस रात मुझे अंदाज़ा नहीं था इतने लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पूरे के पूरे परिवारों को ख़त्म किया गया। मुझे वो परिवार अपने से लगा करते थे। मैं उन्हें भी पिशाच बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने एक एक करके उनका शिकार किया और उन्हें पिशाच बनाया। वो मेरे अधीन रहे, लेकिन हवेली को बंद किया गया। मुझे मारा गया, उन सबको मारा गया, लेकिन पिशाच मरते नहीं। पिशाचों को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। तुम्हें पता है, वो जितने भी परिवार थे, वो जितने भी लोग थे, उन्हें कहाँ फेंका गया? उनकी लाशों को कहाँ जलाया गया? कहीं नहीं, यहीं ज़मीन के नीचे उन्हें दफना दिया गया था। और वो आज भी जिंदा होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये उन्हीं के प्रेत हैं। हम पिशाचों के पास एक ताकत होती है शरीर से रूह को अलग करने की। मैंने इन सबको बनाया है और मैं यहीं पर हूँ। और तुम्हें पता है यहाँ जितने भी लोग मारे जाते हैं वो कैसे मारे जाते हैं और कहाँ जाते हैं? सब के सब जो भी यहाँ पर मरे, उन्होंने अपनी कब्र खुद खोदी थी। अपनी कब्र खोदने के बाद वो यहीं दफन हैं। पूरी की पूरी हवेली लाशों से भरी है। जैसे तुम्हारी लाश भी यहाँ मेरे करीब दफनाई जाएगी। सबके हंसने की आवाज़ें आ रही थी। सबके सब हंस रहे थे। वो पिशाच भी हंस रहा था। सिर्फ मेरे रोने की आवाज़ें थी। मैं रो रहा था। मैं बचना चाहता था। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। मैं इसे बस ठीक करना चाहता था। और फिर आखिरी आवाज़ मुझे उस पिशाच की सुनाई दी थी। स्वागत है तुम्हारा हमारे परिवार में।